जो दलित या बुद्धिस्ट या आरपीआई नेता जो भी है, जो बीजेपी के साथ है उनको आप छोड़ दो। ओके। जैसे रामदास अठवले है उनको तो छोड़ ठीक दो, है, कोई दिक्कत नहीं। कवाड़िया है उनको छोड़ दो। जो बीजेपी के साथ है उनको छोड़ने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ऑप्शन नहीं। नहीं है। रही दूसरा ब्लॉक में प्रकाश अंबेडकर आते हैं, बीएसपी आते हैं, मैं खुद आता हूँ, बाकी भी है ना। इनमें आपस में डायलॉग चल रहा है। तो राहुल गांधी के आरक्षण के संबंध में अमेरिका के दिए हुए सेंटेंस को लेकर बीजेपी और प्रकाश अंबेडकर एक भूमिका के नजर आते हैं, एक भूमिका में नजर आते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन के इशू पर बीजेपी और मायावती की भूमिका में एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। जबकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा चल रहा है, इसके पहले भी लॉ कमीशन के सहित कई सारे इंडिपेंडेंट संस्थाएं, रिसर्च करने वाले लोगों ने रिपोर्ट दे दी है। और दुनिया में कौन सा देश है, ये बीजेपी वाले बताए, जहां वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान के नाम पर वोट दिया गया और जिसके कारण बीजेपी या एनडीए जिस तरह से 400 पार का दावा कर रहे थे वो 300 पार भी नहीं कर पाए और सरकार भी कमजोर हो गई। मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे सरकार चल रही है। लेकिन इसके बाद अब 3 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। एक हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी शुरू है और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है वो भी नवंबर में होने की उम्मीद है। तो इन सबके बीच जिन लोगों ने संविधान के नाम पर वोट दिए, जिन लोगों ने बीजेपी को रोका, तो ऐसे अम्बेडकराइट लोगों का इस चुनाव में क्या रोल होगा, किस तरह से ये चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं, क्या फिर से केवल सपोर्ट करने वाले हैं या अपना हिस्सेदारी भी लेने वाले हैं या इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स रहेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विचारक, चिंतक, लेखक, एक प्रखर वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरेश वाने सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, शायद हो सकता है कि अक्टूबर के सेकंड वीक में उसकी घोषणा हो जाएगी, तो आप भी जो है किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं एमबीए पर कि इस बार जो है जो महाराष्ट्र में विशेषतः बौद्ध कम्युनिटी जो है ये काफी प्रभावी मानी जाती है, तो इन कम्युनिटीज को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में आप लोग बड़ा कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि इस चुनाव में भी जो है हमने अपना एक अलग से जो है एक पर्सपेक्टिव बनाने की आवश्यकता लग रही है आपको? पहले तो अमन जी, इस बात को सैद्धांतिक रूप से हम सभी लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि देश का शासन हो, प्रशासन हो, संसाधन हो, इसमें सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब वो कोई आरक्षण दे दे और किसी को आरक्षण ले ले, ये संकल्पना पीछे पड़ती जा रही है और हिस्सेदारी की बात अब आगे आती जा रही है। जब इस बात को हम ध्यान में रखते हैं तो पिछली लोकसभा चुनाव में भारत का संविधान, लोकतंत्र, इसको संघ परिवार, बीजेपी, इनकी तरफ से खतरा, इन सारे बातों को देखते हुए महाराष्ट्र के नहीं तो देश के तमाम दलित हो, बुद्धिजीवी हो, मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, इन्होंने खुल के मतदान किया। परिणाम जो आपने कहा कि 400 पार का सपना चकनाचूर हो गया। बड़ी मुश्किल से सरकार चल रही है। अब ऐसे हालत में महाराष्ट्र का भी कोई चित्र अलग नहीं था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को काफी नुकसान पड़ा। यहाँ तो 48 सीटों में से 40 क्रॉस करने की बात हो रही थी। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से स्ट्रेटेजिकल वोटिंग कहते हैं, राइट, जो बुद्धिस्ट हो, अन्य दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, इन्होंने जो किया, जिसका फायदा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मिला। अब एक बार दिया, वो समय की मांग थी, जरूरत थी, जो नतीजा आने चाहिए था वो भी आ गया, तो लक्ष्य पूरा हो गया ना। जब लक्ष्य पूरा हो गया तो दूसरे विधानसभा के चुनाव में लक्ष्य तो अलग होगा बराबर कि ठीक है भाई, हमने आपको दिल खोलकर साथ दिया,
हमने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स, अपनी पार्टियां इनको नकारते हुए, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, बुद्धिस्ट हो और कोई हो, इन्होंने संघ परिवार बीजेपी को दूर रखने के लिए भारत के संविधान और लोकतंत्र के हित में मतदान किया। आपको उसका फायदा मिला। ओके। लेकिन आप हमेशा यही करते रहोगे और ये शोषित समुदाय की राजनीति खत्म करोगे। वैसे मुस्लिमों की राजनीति लगभग देश में खत्म हो चुकी है। बुद्धिस्ट या अम्बेडकराइट लोग हैं, उनकी भी राजनीति लगभग चौराहे पे खड़ी है। उत्तर भारत में भी दलितों की राजनीति आज चौराहे पे खड़ी है। दक्षिण में एक अलग अलग फॉर्मूला है, उसके तहत थोड़ा बहुत चल रहा है। जब ये माहौल है तो भाई हमने पिछली लोकसभा चुनाव में आपको वोट दिया, समर्थन दिया, दिल खोल के दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी बारी है कि हमने आपको वोट दिया, आपकी सरकारें बनवाई, फायदा आपको मिला, जो धोखा था वो टल गया। अब अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को फिर से पुनर्जीवित करने का मौका है। क्या आप उसमें योगदान देंगे? क्योंकि ये भी कभी कभी राज्य के चुनावी माहौल में डिबेट बनना चाहिए, वो विषय बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? उसके लिए दो तरह से प्रयास है कि हमारे कई सारे रिपब्लिकन नाम के भी साथी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वो एक मुद्दा है। दूसरा, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का जो आरक्षण के विरोधी क्रिमिलियर वर्गीकरण का फैसला आ गया, उसके कारण एक तरह से सामाजिक वातावरण तपते जा रहा है, जिसको कांग्रेस भी उतने ताकत के साथ समर्थन नहीं दे पा रही है, तो वो एक्सपोज होती जा रही है। तीसरी तरफ से जो बुद्धिजीवी तबका ये अभी समझने लगा है कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स ये शोषितों की पॉलिटिक्स है, ये कोई अकेले बुद्धिस्ट की पॉलिटिक्स नहीं है। फिर भी बुद्धिस्ट उसका रीढ़ की हड्डी है, एक मेन सेगमेंट है, और यही मेन सेगमेंट को अगर महाराष्ट्र के राजनीति से आप तड़ीपार करोगे तो लगभग अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को दफन करना ये इसके समान है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमेशा अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और असर्शन पॉलिटिक्स की बात की है। अगर उसको मिटाने की कोशिश होगी तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए एक तरफ फिर भी महाराष्ट्र में मान लो बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना है, तो महाविकास आघाड़ी को भी अपने भाई भतीजे बच्चे लड़कियां इनको सेट करने की बजाय इन्होंने थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स को मजबूत करने के बजाय महाराष्ट्र की सोशल पॉलिटिक्स अगर वो मजबूत करेंगे तो उनको लंबे दौर का फायदा हो सकता है। और इसी कड़ी में सिर्फ आरक्षण का खेल खेलने के बजाय किसी धनगर को आरक्षण दे दो, जबकि है उनको, मराठा का आरक्षण दो, उनको भी 10% है, या और कुछ ऐसे आरक्षण खेल खेलने के बजाय महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स एक वाइब्रेंट पॉलिटिक्स है। एक अम्बेडकराइट लोग समुदाय एक वाइब्रेंट समुदाय है, वो कई एंगल से राजनीति में उलटफेर रखने की ताकत रखता है, और उसको अगर ये नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान होगा। इसीलिए कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स मजबूत होनी चाहिए, सोच के लोग ये भी अभी पहल कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की इतनी संख्या है और उनके संख्या के अनुपात में कम से कम 20-25 सीटें उनको महाराष्ट्र में मिलनी चाहिए। सही बात है। और अगर महाविकास आघाड़ी देती है तो वेलकम, और अगर नहीं देती है तो फिर महाविकास आघाड़ी को अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो बात बहुत समझनी जरूरी है। इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की हिमायत करने वाले लोग, चाहे हो हमारे जैसे लोग हो, कोई बुद्धिजीवी हो, आप जैसे कोई पत्रकार हो, तो इनको भी समर्थन मिलना चाहिए। और अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की जिनको ज़रूरत है उन लोगों ने भी उसको दिल खोल के अब समर्थन देने ये वक्त की ज़रूरत है, इसको भी उन्होंने समझना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत ये होती है सर कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आरपीआई के बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, वो भी अपनी अपनी डिमांड करते हैं। आपकी अपनी अलग पार्टी है, राजरत्न अम्बेडकर की एक अलग पार्टी है, फिर बीएसपी भी है। तो खैर बीएसपी और वंचित तो सोलो जा रहे हैं, मतलब वो उन्होंने अपने अलग अलग, जैसा वंचित है तो कुछ छोटे मोटे घटक के साथ गठबंधन किया है। तो ऐसे में किस पार्टी के साथ टाइप हो जाए, ये भी दिक्कत होती है। इसमें हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो दलित या बुद्धिस्ट या आरपीआई नेता जो भी है, जो बीजेपी के साथ है उनको आप छोड़ दो। ओके।
जैसे रामदास अठवले उनको तो छोड़ ठीक दो, है, कोई दिक्कत नहीं है। कवाड़िया है उनको छोड़ दो, जो बीजेपी के साथ है उनको छोड़ने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ऑप्शन नहीं। नहीं है। रही दूसरा ब्लॉक में प्रकाश अंबेडकर आते हैं, बीएसपी आते हैं, मैं खुद आता हूँ, बाकी भी है ना। इनमें आपस में डायलॉग चल रहा है। ये एक बात मैं आपके माध्यम से, आवाज इंडिया के माध्यम से क्लियर करता हूँ। अच्छा। डायलॉग चालू है, डायलॉग चालू है। चाहे वो आपके अन्य छोटे छोटे रिपब्लिकन, आज नागपुर में ही कुछ रिपब्लिकन वाले मुझे मिले, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन उनका ये नारा था कि अब नो कांग्रेस नो बीजेपी, ओनली अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। वो उस नारे के साथ मिले मुझे। अब इस तरह की भावना उनमें भी डेवलप हो रही है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हम दूसरों का घर बनाते बनाते अपना घर का सत्यानाश करते जा रहे हैं। इसलिए ये दो फाड़ में जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स बट रही है, तो बीजेपी वालों को वही मुबारक, तुम अपने बीजेपी के साथ चले जाओ। लेकिन बाकी जो है, बाकी समुदायों में 10-20 सीटों को प्रभावित करने की ताकत है। मैं ये नहीं कहता कि 288 सीटों को प्रभावित करने की ताकत दे। एक है, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में नैरेटिव सेट करने की ताकत कांग्रेस से ज्यादा है। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये असेट है। चुनाव का पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव सेट करने में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के लोग मशहूर है, वस्ताद है, उनमें वो कैपेसिटी है। और मैंने वही कहा कि छोड़ दो, हम 288 को नहीं प्रभावित कर सकते, 20-25 सीटों को तो प्रभावित कर सकते हैं। तो 20-25 सीटें महाविकास आघाड़ी सचमुच अगर अम्बेडकरी राजनीति की हितैषी है या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को अपने अंदर एकोमोडेट करने की क्षमता रखती है, वैसी उनकी क्षमता लोकसभा में एक्सपोज हो गई। वो मुस्लिमों को अकोमोडेट नहीं कर पाए, सीपीआई को नहीं कर पाए, सीपीएम को नहीं कर पाए, अम्बेडकराइट राजनीति को नहीं कर पाए। तो लोकसभा के समय में हम सारे लोग चुप रहे और चलो भाई बीजेपी आरएसएस परिवार को दूर रखना है, इनको होने दो फायदा। लेकिन विधानसभा में ये बात नहीं होगी ना। झारखंड में क्या आप कांग्रेस कहेंगे कि झारखंड पार्टी को बाजू में रखो और हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे? ये तो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद को बाजू में रख के कैसे करोगे? तो इस तरह के महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लोगों को इस तरह से अच्छी समझना चाहिए कि यहाँ भले आपको अम्बेडकराइट राजनीति कमजोर दिखती होगी, लेकिन अम्बेडकराइट समाज वोटर एक ताकत है, वोटर से उसको नजरअंदाज मत करिए। यही एकमेव संदेश उनको देना बहुत जरूरी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि संवाद हो रहा है, मतलब आरपीआई के साथ है, बीएसपी है, बीबी है, अलग अलग लोग, नॉन बीजेपी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब का तो अनुभव है कि वो जनरली एकोमोडेट करना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने इनके साथ गठबंधन किया है, गोंगपा के साथ किया है, या कुछ ओबीसी ग्रुप्स के साथ भी गठबंधन किया है। तो आपकी क्या उम्मीद है कि किस तरह से वो आपसे उनका डायलॉग हो रहा है? एक तो है कि राजनीति ये पॉसिबिलिटी का गेम है। इतिहास तो अपनी जगह पे है, राइट। हर एक नेता की अपनी स्टाइल उनके जगह पे है, राइट। लेकिन प्रकाश अंबेडकर भी उनके अकेले चलने के कारण जिस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में बीएसपी खत्म होने लगी, उसी तरह प्रकाश अंबेडकर भी उसका नुकसान उठा रहे हैं। शायद उनको एहसास होता होगा, उनके लोगों को होता होगा, और होता होगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है तो उसको वेलकम करने में दिक्कत क्या है? राइट। और कभी भी राजनीति में कोई भी परमानेंट ना इस पार होता है ना उस पार होता है। उद्धव ठाकरे इस समय है महाविकास आघाड़ी में, 25 साल तो बीजेपी के साथ रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि इस चुनाव के बाद में भी उलटफेर हो सकते हैं। तो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में भी हम लोगों ने फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। किसी को परमानेंटली हम कहे कि ये अपोनेंट कैंप में है या और कुछ है, तो ये भी संयुक्त, हाँ, ये भी संयुक्तिक नहीं होता है। और जिसकी भी जितनी क्षमता है उसका यूटिलाइजेशन होने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। मेरा एक सवाल इस पॉलिटिक्स के साथ में एक आता है कि जैसा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में कहा कि हम सकारात्मक इस संदर्भ में है, जबकि उसका सबसे अधिक इम्पैक्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द जो रीजनल पार्टीज है उस पर होने वाला है। आप किस तरह से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को? नहीं, यही जहाँ मायावती की आपने बात की और प्रकाश अंबेडकर की अपनी बात हो रही थी,
तो राहुल गांधी के आरक्षण के संबंध में अमेरिका के दिए हुए सेंटेंस को लेकर हाँ बीजेपी और प्रकाश अंबेडकर एक भूमिका के हाँ नजर आते हैं, यस एक भूमिका में नजर आते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन के इशू पर बीजेपी और मायावती की भूमिका में एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। जबकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा चल रहा है, इसके पहले भी लॉ कमीशन के सहित कई सारे इंडिपेंडेंट संस्थाएं, रिसर्च करने वाले लोगों ने रिपोर्ट दे दी है। और दुनिया में कौन सा देश है, ये बीजेपी वाले बताए, जहां वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा है? कोई भी बताए, सही बात यूरोप वाला बताए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बताए, कौन से देश में वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा है? वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा के पीछे जहाँ तक मैं जितना समझता हूँ, शायद बाकी लोग भी समझते होंगे, कि आरएसएस बीजेपी का मेन एजेंडा उसमें ये है कि छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय दल, इनको समाप्त करना। जी और इस विषय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक विचार के हैं, क्योंकि उनको दोनों को ही राज करना है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। शायद मायावती जी इस बात को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है, या समझ पाने के बावजूद भी कोई अन्य मजबूरी है जो बीजेपी के ट्यूनिंग के साथ ट्यून मिलाना जरूरी है, ये भी हो सकता है। लेकिन फिजिबिलिटी तो अलग छोड़ दी है, और वोटर तय करेगा ना कौन सी सरकार कितनी दिन चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये संविधानिक अधिकार है प्रजातंत्र में, इसीलिए संविधानकर्ताओं ने ज्यादा अकाउंटेबिलिटी को कीमत दी है, ना को स्टेबिलिटी को। और उसी प्रिंसिपल को बीजेपी का ये एजेंडा किल करता है। दूसरी तरफ वोटर जब चाहेगा अपनी सरकार चुनेगा, किस पार्टी को बिठाना है, कितने दिन तक बिठाना है। इस वन नेशन वन इलेक्शन में एक बार लोगों का मैंडेट लिया तो सरकार 4 साल कुछ भी कर सकती है, वो कुछ नहीं करेंगे, तो वोटर का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। ये बेसिकली उल्लंघन है वोटर के अधिकार का। और तीसरा एजेंडा जो है कि छोटे दलों को समाप्त करवाना, क्योंकि छोटे दल एक साथ सारे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे, उनके पास उनकी साधन सामग्री नहीं होगी, और इसके कारण छोटे दलों का अस्तित्व नामशेष हो जाएगा। तो इन 3 मुद्दों के साथ बीजेपी का यह मूलभूत रूप से एजेंडा है। मुझे नहीं लगता है कि इसको अदालत में कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है। उसकी जब पॉलिसी बनेगी, फैसला जब बनेगा, तो जरूर इसको कोई ना कोई अदालत में चैलेंज करेगा, और फिर वो कितना मुद्दा कितने दिन तक लटकता है, उसका क्या फैसला आता है, उसके बाद में उसकी अगली कदम होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी को अधिक फोकस किया है, ना कि स्टेबिलिटी को, लेकिन इसमें एक बात इन्होंने ये भी कही कि हमको मोर गवर्नेंस चाहिए और लेस गवर्नमेंट चाहिए। 2014 में बीजेपी का यही चुनावी स्लोगन था। क्या था कि बीजेपी को क्या चाहिए? मोर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कम करके गवर्नेंस कौन करेगा, ये सवाल है ना। जो अभी पिछले 14 साल में बीजेपी की हुकूमत में हमेशा, इवन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पीएम का सिक्योरिटी एडवाइजर हमेशा कैबिनेट सेक्रेटरी होता था। अब कैबिनेट सेक्रेटरी थोड़ा है, वो एक सरकार से रिटायर हुआ वो आदमी जो आरएसएस की विवेकानंद इंटरनेशनल विंग को हेड करता है, वो अजीत डोभाल है। तो ये नॉन अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है, इसको कहते हैं नॉन अकाउंटेबिलिटी। अजीत डोभाल थोड़े पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट नहीं है आज, वो है पीएम के लिए अकाउंटेबल। तो ये प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो अभी जैसे लैटरल एंट्री में लोग लाए, अब वो लाए गवर्नमेंट के पोस्ट पर। अब गवर्नमेंट के पोस्ट पर जो संविधानिक प्रक्रिया को ताक के रख पर लाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी जिसने लाया उनके प्रति ज्यादा होगी, ना कि तो ना कि संविधानिक संस्थाओं की तरफ। इसीलिए कि ये अकाउंटेबिलिटी का जो मुद्दा है, बाबा साहब ने 4 नवंबर 1948 जब संविधान सभा में संविधान का ड्राफ्ट रखा, उसमें हमने ज़्यादा तवज्जो अकाउंटेबिलिटी को क्यों दी, स्टेबिलिटी को कम क्यों दी, और ये कर हमने
राष्ट्रपति प्रजातंत्र पद्धति को क्यों नकारा, ये बिल्कुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आज बीजेपी ये वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा लेकर ये राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसके तरफ बढ़ने में और एक कदम उठा रही है। ये समझदार लोगों को जल्दी समझना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ये आसानी से कह रहे कि बार बार चुनाव होता है तो गवर्नेंस प्रभावित होता है। तो अभी जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव क्यों नहीं करवाए? हाँ, झारखंड में क्यों नहीं करवाए? किसने रोका था? किसने रोका था? उनके सहूलियत के लिए। और इसके साथ अगर बीच में कोई सरकार गिरी तो आप क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे। हाँ, इनडायरेक्टली किसकी हुकूमत होगी? उन्हीं की। तो ये दूसरा परिणाम। तीसरा कि आप इसको वन नेशन वन इलेक्शन के कारण भारतीय राजनीति में पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत असंतोष होता है। हाँ, बिल्कुल। तो डिफेक्शन करवाएंगे बड़े पैमाने पर। हाँ, तो डिफेक्शन को बढ़ावा देंगे। हाँ, जो तो अभी भी ये दिया कौन सा भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत करने का तंत्र है भाई? इसीलिए बीजेपी अपने स्वार्थ की राजनीति करने जा रही है, अपने एजेंडे की राजनीति करने जा रही है, और भारत के संविधान और प्रजातंत्र ये दोनों को हाशिए पर रखने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लेके आई। जी। सर, आप जिस तरह से जो SC/ST क्लासिफिकेशन का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आप काफ़ी मुखर होकर उस पे खिलाफ बात कर रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट उसका होने वाला है, और आप उसके लिए क्या सॉल्यूशन देंगे? एक तो ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा, हाँ, क्योंकि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, उतनी कांग्रेस भी जिम्मेदार है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। अब सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा होली काऊ मानने की जरूरत नहीं है। नहीं। एक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण समाज प्रभावित होने वाला है। हाँ, हमारे सीधे सवाल है, मराठा आरक्षण को 4 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हाँ, फिर महाराष्ट्र सरकार ने 10% कैसा दिया हाँ, मराठा समाज को? फिर से। ये हमारे धनगर समाज के साथी, इनका रिजेक्ट हुआ। अभी फरवरी 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। क्या? उनको आदिवासी का आरक्षण रिजेक्ट किया, बराबर। गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू पिटिशन डाला, वो भी रिजेक्ट हुआ। तो किस आधार पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं हम धनगर को आदिवासी का आरक्षण दे सकते हैं? तो जब मराठा आरक्षण का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता है, धनगर का बनता है, तो ये क्लासिफिकेशन का मुद्दा भी इस चुनाव में जरूर बैठेगा। इसीलिए मैंने कहा आपको कि बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में कमजोर हो सकती है, लेकिन बुद्धिस्ट लोग जो है, पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की औकात रखते हैं, ताकत रखते हैं, और इसलिए ये जरूर मुद्दा उभरेगा। रही बात, आपने कहा कि वर्गीकरण को विरोध करने के पीछे और सॉल्यूशन के तौर पर, तो 2006 में जो चिन्नया का जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कुछ जातियां अगर पीछे रह गई है तो सरकार ने ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो जातियां पीछे क्यों है, अति पिछड़ी क्यों है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको शिक्षा नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, तो सरकारों ने ये उपलब्ध करना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं आपके माध्यम से, आवाज इंडिया के माध्यम से कहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार हो, केंद्र सरकार हो, देश की कोई सरकार हो, इन्होंने व्हाइट पेपर लाने चाहिए कि जो अति पिछड़ी जातियां है उनको मेन स्ट्रीम में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में लाने के लिए क्या प्रयास किए, इसका वो लेखा जोखा लोगों के सामने रखे ना। जैसे महाराष्ट्र में 1400 स्कूल बंद करेंगे और आप कहेंगे हम आरक्षण देते, आप फायदा नहीं ले रहे हो। अरे जहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं, वहाँ आरक्षण का क्या फायदा होगा? जो पढ़ाई लिखाई से वंचित होगा उसको आरक्षण का क्या लाभ होगा? और इसीलिए कमजोर तबके हैं, कमजोर तबकों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, लेकिन तरीका भी सही होना चाहिए। अगर आपका मकसद आरक्षण के नाम पे इकट्ठे हुए अनुसूचित जाति और जमात को फिर जाति के टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, उनमें आपस में ईर्ष्या पैदा करनी है, स्पर्धा पैदा करनी है, द्वेष पैदा करना है, तो आप समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और उसका विरोध तो हमें करना ही होगा। जी बिल्कुल। तो
ये डॉक्टर सुरेश माने सर ने बताया कि किस तरह से जो ये है बौद्ध कम्युनिटी जो है महाराष्ट्र में ये एक अपना एक बड़ी क्षमता रखती है राजनीति को बदलने की और साथ ही साथ में आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही इसका इम्पैक्ट भी इस चुनाव में होने वाला है और साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन की कंसेप्ट कितनी भयानक है इसको भी सर ने विस्तार से समझाया और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है उसमें अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का अपना एक रोल ज़रूर है और कोई भी इसे टेकन ग्रांटेड न लेना चाहिए क्योंकि हमेशा कोई आपके कहने पे वोट नहीं करेगा या किसी एक मुद्दे पे वोट नहीं करेगा तो सर आपने बहुत विस्तार से इस बात को समझाया और आपने दोनों कांग्रेस और बीजेपी के नेक्सस को भी समझाया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलो, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू